हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ममता और उपेंद्र अपनी 4 विधवा बहुएं स्वरा, गुंजन, वेदिका और पल्लवी के साथ रहते हैं। ममता और उपेंद्र ने 2 साल पहले ही अपने चारों बेटों को एक हवाई जहाज के एक्सीडेंट में हमेशा के लिए खो दिया होता है, जिसके बाद अब उनकी चारों बहुएं गांव में पूरी सब्जी का ठेला लगाकर काम करती हैं। स्वरा, ये लो, मैंने ना पूरियां बेल दी हैं, तुम फटाफट इसको तल दो। 100 पूरियों का ऑर्डर आया है आज हमें। गांव के एक बड़े आदमी का घर है जहां पर पूजा है। हमें पूजा शुरू होने के पहले ही पूरियों का ऑर्डर पहुंचाना है। गुंजन, सारा ऑर्डर पहुंच जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। पल्लवी, तुम यहाँ धीरे धीरे से सब्जी क्या काट रही हो? जाओ तुम ग्राहकों को संभालो। देखो 3 लोग ना अभी वहाँ पर राह देख रहे हैं, उन्हें फटाफट पूरी सब्जी परोस दो, ठीक है? तब तक मैं सब्जियाँ काट कर रख देती हूँ, फिर तू पका देना। ठीक है वेदिका, मैं ये कर दूंगी। चारों बहुएं एक साथ मिलजुल कर पूरे ठेले को बहुत अच्छे से संभालती हैं। उनके हाथ के बने पूरी सब्जी का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। सभी चटखारे लेते हुए खाते हैं और जम के तारीफें भी करते हैं। क्या बात है, ऐसी पूरी सब्जी तो हमने आज तक नहीं खाई। मन करता है खाते ही जाएं, खाते ही जाएं। अरे वही तो। अच्छा भाभी, अगले महीने मेरी बहन की शादी है। मैं चाहता हूँ कि पूरी सब्जी का ऑर्डर यहीं पर दे दूं। ये लीजिए एडवांस के पैसे। अरे वाह, धन्यवाद भाई साहब हमारे ठेले में ऑर्डर देने के लिए। आपका ठेला पूरे गांव में अलग और अनोखा है। यहाँ आओ तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी ठेले में खाना खा रहे हैं। बिल्कुल घर जैसा महसूस होता है। यहाँ एक अलग सा अपनापन है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही हमारे ठेले की पूरी सब्जियां खाने आते रहा करिए। वो चारों ठेले के काम के साथ साथ घर पर भी उतना ही ध्यान दिया करती हैं। पल्लवी, स्वरा, जाओ तुम दोनों घर चले जाओ। माँ जी और पापा जी की दवाई का समय हो गया है, उन्हें दवाई दे दो। और हाँ, शाम का समय है तो चाय और नाश्ता देते आना उन दोनों को। तब तक मैं और वेदिका यहाँ ठेले के काम को संभालते हैं। ठीक है गुंजन, चल स्वरा, चलते हैं। हाँ। रात में पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। तभी ममता और उपेंद्र अपनी चारों बहुओं से कहते हैं, बहू, हर महीने मेरी पेंशन आती है। हमारे 2 घर किराए पर हैं और साथ ही मेरी 2 जमीनें भी हैं। देखा जाए तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। भगवान जी ने हमें सब दिया है, फिर भी तुम चारों इतनी मेहनत मशक्कत क्यों करती हो? हम आपकी चिंता समझ सकते हैं, लेकिन हम ये काम। कितने अच्छे विचार हैं हमारी बहुओं के। पतियों के जाने के बाद भी ये चारों उनसे कितना अटूट प्यार करती हैं। आजकल के ज़माने में ऐसी बहुएं, ऐसी बीवियां मिलना बहुत मुश्किल है। उपेंद्र जी, सच कहूँ तो मैं भी अपनी बहुओं को आगे जाते देखना चाहती हूँ, और देखना एक दिन इनका पूरी सब्जी का ठेला इन्हें खूब आगे ले जाएगा। ममता, शायद तुम और चारों बहुएं सही कह रही हैं। मेरी ही सोच गलत है। खैर, मैं भी तुम चारों की सोच के साथ सहमत हूँ। मेरा और ममता का आशीर्वाद तुम चारों के साथ हमेशा है और रहेगा। जीती रहो और खूब सारी प्रगति करो बहुओं। धन्यवाद पापा जी। उपेंद्र और ममता अपनी चारों बहुओं से बहुत प्यार करते हैं। वो चारों उन्हें दिल से अपनी बेटियां ही मानते हैं और वो चारों भी उन दोनों का अपने माता पिता की तरह ख्याल रखती हैं। ये देख उन चारों के ननद नंदोई ईशानी और युवराज दोनों खूब जलते हैं। देख रही हो ईशानी, कैसे तुम्हारे परम पूज्य पिताश्री तुम्हारी भाभीियों पर अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार बरसा रहे हैं। हाँ युवराज, माँ और पापा पूरी तरह से बदल चुके हैं। उन्हें मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। बस अपनी चारों बहुओं को ही बेटियां बना दिया है उन दोनों ने। ईशानी, उस दिन जब मैं पापा जी से मिलने गया था, तभी वो माँ जी के साथ बात कर रहे थे। वो भी अपनी जायदाद अपनी चारों बहुओं के नाम करने के बारे में। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो युवराज? सच कह रहा हूँ ईशानी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो जायदाद मेरे नाम होनी चाहिए, उन चारों के नाम पर नहीं। तो अब क्या करोगी? मैं जानती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। मैं उन चारों को माँ और पापा की नजरों में इतना गलत साबित कर दूंगी कि माँ और पापा उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर, अपने दिलों से, घर से, हर जगह से बेघर कर देंगे। क्या? ईशानी अब ममता और उपेंद्र से मिलने जाती है और उन्हें चारों बहुओं के खिलाफ भड़काना शुरू करती है। ये तो क्या कह रही है ईशानी? नहीं, ये सरासर झूठ है। नहीं माँ, यही सच है। आप चारों की लाडली बहुएं ना
बाहर जाकर आपके बेटों का सपना पूरा नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने नए आशिकों से चक्कर चला रही हैं। आपकी कसम, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्या इसका मतलब ये है कि हमारी बहुएं हमसे झूठ कह रही थी? वो बस अच्छा बनने के नाटक कर रही थी। हाँ पापा, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन चारों को अपने आशिकों से पार्क में गुलछर्रे उड़ाते हुए। मुझे भी बहुत दुख हुआ। न जाने क्या बीत रही होगी मेरे चारों स्वर्गवासी भाइयों के दिलों पर। माँ, पापा, वो चारों आप लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। समय रहते ही वो किसी दिन आप दोनों को भी अकेला छोड़कर भाग जाएंगी। क्या? लेकिन ईशानी, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा इस बात पर। जानती हूँ माँ, ये बात तो विश्वास करने जैसी है ही नहीं, पर वो कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है ना वो वैसा होता नहीं है। समय रहते ही उन चारों को अपनी जिंदगी से निकाल दो। आप दोनों तो उनके नाम पर सब कुछ करने की फिराक में हो। भूल कर भी ये गलती मत करना, वरना वो चारों आपका सब कुछ लूट कर अपने ऊपर बस यूं ही बोझा हटाकर बस उस माँ वाली आशिकों के साथ फुर हो जाएंगी। हे भगवान, ये बहुत गलत किया उन चारों ने हमारे साथ, बहुत गलत। ममता और उपेंद्र ईशानी की बात को सच मान लेते हैं और रात में जब चारों बहुएं ठेला बंद करके घर की ओर लौटती हैं, तभी वो अपना सारा सामान बाहर फेंका हुआ देखकर परेशान हो जाती हैं। उपेंद्र और ममता उन्हें खूब सुनाते हैं। ये आप दोनों क्या कह रहे हैं माँ जी, पापा जी? हमारा बाहर कोई चक्कर नहीं चल रहा है, हम आपको कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। हाँ माँ जी, पापा जी, हम पर भरोसा कीजिए। चुप हो जाओ तुम चारों। अब तुम लोगों की हमारे घर में कोई जिंदगी, कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है। चले जाओ यहाँ से। हाँ, तूने हमसे पैसे लिए थे और अब दे नहीं रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, आज तो हमें अब पैसे देने ही होंगे, वरना तू गया काम से। नहीं नहीं, मत मारो मुझे। छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो। हे भगवान, ये तो नंदोई जी को बहुत बेरहमी से मार रहे हैं। हमें नंदोई जी को बचाना होगा। ननद जी देखो कितनी डर रही है वो। चलो चलो। चारों बहुएं वहां जाकर उन आदमियों को उनके पैसे देती हैं और युवराज को बचा लेते हैं। ये देख युवराज और ईशानी को बहुत शर्मिंदगी होती है। वो अब उपेंद्र और ममता को बुलाते हैं और उनके सामने अपने सच को कबूल करते हैं। हाँ माँ पापा, मैंने आपसे झूठ कहा था, वो सब झूठ था। क्या? मुझे जलन होती थी जब आप दोनों इन चारों को इतना प्यार देते थे, और फिर आप दोनों ने इन चारों के नाम अपनी जायदाद करने का फैसला लिया, तो मैं ना डर गई और इसीलिए मैंने आप दोनों को भड़काया, ताकि आप दोनों इन चारों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और फिर सारी जायदाद मुझे और युवराज को मिल जाए। हमने चारों भाभियों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन आज इन्होंने सही समय पर आकर पैसे दिए, वो भी अपनी मेहनत की कमाई के, और मेरी जान बचाई। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम दोनों हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगते हैं। हाँ, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों को अपनी गलतियों का पूरा एहसास हो चुका है। हमें अपनी गलतियों को सुधारने का एक आखिरी मौका दीजिए। सभी ईशानी और युवराज को माफ कर देते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहने लगता है और साथ ही चारों बहुएं तरक्की करके अपनी पूरी सब्जी के ठेले की जगह अब एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, जो गांव का पहला बड़ा रेस्टोरेंट होता है। श्यामू अपनी पत्नी कुंती और अपनी बेटी ज्योति के साथ रहता था। श्यामू के दोस्त रितेश का देहांत हो गया था और रितेश के देहांत के बाद उसकी बेटी विद्या अकेली हो गई थी, इसीलिए श्यामू विद्या को अपने घर ले आता है। विद्या बेटी, भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इतनी कम उम्र में तूने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। अब तू बिना परिवार के हो गई है। मैं समझ रहा हूँ, अभी तेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है, लेकिन ऐसे समय में कभी भी खुद को अकेला मत समझना। तेरे पिता ने मुझे दोस्त से ज्यादा माना है और अब तेरी जिम्मेदारी मेरी है। जी काका, इस भारी समय में एक आप ही तो हो जिसने बस मेरे बारे में सोचा। विद्या बहुत ही सुंदर थी। विद्या पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थी और यहाँ तक कि विद्या खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। एक दिन विद्या ने खाना बनाया होता है और सब लोग खाना खा रहे होते हैं। खाने की तारीफ करते हुए श्यामू बोलता है, इतना स्वादिष्ट खाना, ये तो स्वाद से ही पता चल रहा है कि मेरी प्यारी विद्या बेटी ने ही बनाया है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? अगर आपको खाने का स्वाद इतना ही अच्छा लग रहा है तो खाने पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? शांति से खाना नहीं खाया जाता क्या आपसे? अरे स्वाद खाना बनाया है विद्या ने,
तारीफ तो करना बनता ही है ना। स्वाद खाना बनाया है ना, तो चुपचाप खाना खाओ, बातें बनाने की जरूरत नहीं है। जब देखो विद्या विद्या करते रहते हो, हाँ नहीं तो। कुंती और ज्योति दोनों को ही विद्या से बहुत जलन होने लगती है, इसीलिए अब वो दोनों मिलकर विद्या को परेशान करते हैं। एक दिन जब विद्या पढ़ने के लिए बैठी है तो कुंती जाकर विद्या से बोलती है, अरे ओ महारानी, हैं? पढ़ाई लिखाई बाद में कर लियो, अभी इतने सारे गंदे बर्तन रखे हैं, वो क्या दिखाई नहीं दे रहे तुझे? चल जाकर उन बर्तनों को साफ कर, उसके बाद पूरे घर की सफाई कर। काम चोरी करना ही आता है ना तुझे? घर में इतने ज्यादा जाले लग रहे हैं, तुझे वो दिखाई नहीं देता है? ठीक है काकी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर बर्तन धो देती हूँ। बस थोड़ा सा पढ़ लूँ, कुछ दिनों में परीक्षा शुरू होने वाली है ना, तो पढ़ना भी है, बहुत जरूरी है वो पढ़ाई। आहा, तेरी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी घर के काम है। ज्यादा ना मुझसे जुबान लड़ा, मैंने तुझे करने को बोला है ना, पहले वो काम कर, बाकी जो भी तुझे करना है वो बाद में कर लियो। आई बात समझ में तुझे? कुंती और ज्योति मिलकर विद्या को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। कभी उसे घर के काम करवाते तो कभी विद्या की किताबों को पानी में डाल देते थे। ऐसे ही एक दिन ज्योति घर में रात के समय अपने लड़के दोस्त को बुलाती है और विद्या के कमरे में भेज देती है, लेकिन उसी समय वहाँ कुंती बाकी सबके साथ पहुँच जाती है। ये कौन लड़का है और तू इसके साथ यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि मुझे इस लड़की के चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। अब देख रहे हो ना, घर में इसने लड़का बुला लिया। ये क्या है विद्या बेटा, मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया, कभी भी तुझे लेकर किसी की भी बात नहीं मानी, और तूने मेरे विश्वास का ये सिला दिया है। नहीं काका, ये सब झूठ है। मैं इस लड़के को जानती तक नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि ये मेरे कमरे में क्या कर रहा है। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मेरी बात का यकीन तो करो। अरे विद्या, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मानता हूँ कि अब हम पकड़े गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम झूठ बोलोगी। तुम इन्हें साफ साफ क्यों नहीं बता रही हो कि तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया था? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, और यहाँ के सारे गहने पैसे लेकर हम भागने वाले थे। पिताजी, आप देख रहे हैं ना, आपने इस विद्या को मेरे बराबर माना, मेरे जितना प्यार दिया, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और ये आपके पीठ पीछे ये सब कर रही है। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। छी! अब बस बहुत हो गया, मेरे पति के साथ बहुत विश्वासघात कर लिया तूने। लेकिन अब और नहीं, हमने तुझे घर पर रखा, प्यार दिया, लेकिन तू हमारे प्यार के लायक नहीं है। तू अभी के अभी हमारे घर से निकल जा, हम तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। विद्या पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकलवा दिया जाता है। विद्या अपनी सफाई देती रहती है, माफी मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। विद्या अब बेसहारा हो चुकी थी। विद्या के पास अब कुछ पैसे थे, जिनकी मदद से विद्या अपना एक ढाबा खोलती है और वहाँ बहुत स्वाद वाला खाना बनाती है। लोगों को विद्या के ढाबे का खाना बहुत पसंद आता है। विद्या के अब हालात काफी सुधर गए थे और विद्या भी काफी खुश हो गई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ श्यामू की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। लेकिन श्यामू की खराब तबीयत को देखकर ज्योति अपनी माँ से बोलती है, माँ, पिताजी का ख्याल अब मुझसे तो नहीं रखा जाएगा। अरे ये बीमार पड़े रहते हैं, इनकी वजह से हम कहीं आ जा नहीं पाते हैं। हाँ, ऊपर से अब तो ये हमें पैसे भी नहीं ला कर देते हैं, फिर इनके साथ रहने का हमारा क्या ही फायदा है। मुझे भी कुछ दिनों से बस यही लग रहा है, इनके साथ रहने से तो हमारे ही दिन बुरे हो रहे हैं। थोड़े बहुत जो भी पैसे हैं हमारे पास, वो भी इनकी ही दवाई में चले जाते हैं। मैं तो अपनी अभी वो वाली जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ भाई, ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। तो माँ, हम यहाँ कर ही क्या रहे हैं? इससे अच्छा तो हम दूसरे शहर में जाकर अपनी नई जिंदगी बिताते हैं ना। कम से कम हमें वहाँ आजादी तो मिलेगी ही ना। तू बिल्कुल सही कह रही है, अभी इनके नाम काफी जायदाद है। मैं एक काम करती हूँ, वो सब हमारे नाम करवाती हूँ और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ। कुंती और ज्योति श्यामू की सारी जायदाद, पैसे, सब कुछ हड़प के वहाँ से चले जाते हैं और श्यामू अपनी खराब हालत में बिल्कुल रह जाता है। एक दिन श्यामू अपनी बीवी और बच्ची से बात करने के लिए कॉल करता है और उनसे बोलता है,
तुम दोनों वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम्हें पता है कि अभी मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। अरे तो हमें क्यों पकड़ रहे हो? वो तुम्हारी कौन सी बेटी थी जिसे घर उठा लाए थे? उसे पकड़ो ना। बेचारी वो, उसे तो हमने ही घर से बाहर निकलवा दिया था, वो भी झूठा इल्जाम लगाकर। तो अब तुम हमारा गला ना ही पकड़ो, हमें आजादी चाहिए और मिल गई है। अब हम दोनों बहुत खुश हैं। हाँ। क्या विद्या बेकसूर थी? हाँ, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो हमने बस उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया था। हाँ, और क्या? तुमको क्या लगता है हमें वो पसंद तो थी नहीं, इसीलिए उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब हमने करवाया था, उसकी कोई गलती नहीं थी। श्यामू को सच्चाई का पता चल जाता है और उसे अपनी गलती पर बहुत अफसोस भी होता है। जिसके बाद श्यामू अपनी बेटी विद्या से मिलने के लिए उसके ढाबे पर जाता है, जहां विद्या को देखकर श्यामू के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो विद्या से माफी मांगते हुए बोलता है, विद्या बेटा, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया, जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। काका कोई बात नहीं, आपने अपनी बेटी से कुछ कह दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो वापस अपने पिता मिल गए हैं ना। विद्या माफ कर देती है, जिसके बाद अब श्यामू अपनी बेटी विद्या के साथ ही रहता है और दोनों काफी हंसी खुशी से अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।